सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब द रेनेगेड इमॉर्टल। एंड आई होप कि तुम लोगों ने आज से पहले जो ब्रेकडाउन वीडियो था लास्ट वीक का उसे जरूर से चेकआउट किया होगा। और फाइनली गाइस द थंडर सेलेस्टियल रियलम आर्क भी शुरू हो चुका है और अपना वांग लिन भाई क्या बवाल मचाते हुए कमाल के एंट्री के साथ थंडर सेलेस्टियल रियलम के अंदर एंट्री मारता है। और सच बताओ गाइस, जो लास्ट वीक का एपिसोड था वो क्या ही कमाल का था। और गाइस लास्ट एपिसोड में जिस ओल्ड मैन को हमें दिखाया गया था और मैंने तुम लोगों से पूछा था अगर तुम लोगों ने मेरे साथ नॉवल को फॉलो किया है और अगर तुम जानते हो ये कौन है तो इसका नाम जरूर बताना। और गाइस 99% लोगों का जवाब एग्जैक्टली सही था और ये थे हमारे मास्टर फ्रेम स्पार्क। और इतने सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन किन के नाम यहाँ शो करूँ। तुम लोग यार कमाल किया। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो की स्टार्टिंग भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से होती है जहाँ पे लास्ट वाला ब्रेकडाउन वीडियो एंड हुआ था। और हमने देखा था कि यहाँ पे फाइनली जब सेलेस्टियल रियलम के एक मिस्टीरियस जगह पे वांग लिन एंट्री करता है ना, तो यहाँ पर उसे एक ट्रेजर भी मिलता है जहाँ पे जू फैमिली का एक इल्यूशनरी रेन का कल्टीवेटर आ जाता है जिसका नाम जू फैंगयॉन है। और वो यहाँ पे वांग लिन से उस ट्रेजर की डिमांड करता है। और बस यही से आज के वीडियो की शुरुआत होती है। अब जू फैमिली का ये बंदा वांग लिन को धमकाते हुए कहने लगता है कि चुपचाप वो चीज वहीं रख दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यहाँ पे वांग लिन को कोई धमकाए तो गाइस उसे बिल्कुल ये बात पसंद नहीं। बस फिर क्या, वो यहाँ पर उस ट्रेजर को उसके नजरों के सामने अपने पास लेता है, जो देखकर वो बंदा यहाँ पे कहने लगता है कि लड़के तुझे शायद मरना है। और तभी वो यहाँ पर अपने डेमोनिक बीस्ट के जरिए से एक डेमोनिक आर्ट को परफॉर्म करने चाहता है। ये देखकर वांग लिन कहने लगता है कि तुम्हारे डेमोनिक आर्ट्स ना उस स्कैटर्ड डेविल से कई गुना ज्यादा कमजोर है। तभी वांग लिन यहाँ पे सेलेस्टियल माउंटेन को बाहर निकालकर एज अ शील्ड के तौर पे यूज करता है, जिसके बाद एक सरप्राइज अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। तब तक ये बंदा भी अपने एक्सपेयर को उसकी तरफ फेंक चुका था, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो वांग लिन का ये अटैक उस पर भारी पड़ जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप था जिसके चलते यहाँ पे एक ह्यूज सा इंपैक्ट रिलीज होता है और ये बंदा काफी दूर चढ़ देता है। तभी यहाँ पे सेलेस्टियल पपेट एक जोर की किक इसके फेस पे जड़ने के लिए आ जाता है। ये देखकर साथ ही जू फैंगयॉन ना इमीडिएटली अपने ब्लड आर्ट का यूज करता है, जहाँ पे डोमिनेंट कर्टेन नाम की एक टेक्निक वो अनलीश करता है, जिसके चलते सेलेस्टियल पपेट का ये जो किक था ना, ये पूरा का पूरा एक ब्लड बैरियर अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ पे जो वांग लिन था जब ये नजारा देखता है तो वो मनी मन कहने लगता है कि इसने सेलेस्टियल पपेट के अटैक को हैंडल कर लिया, कमाल की बात है। अब तभी यहाँ पे ये बंदा अपने दाव विल को वांग लिन के अगेन यूज करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये सब करने पे तुमने ही मुझे फोर्स किया है और चिंता मत करो, तुम्हारी मौत जाया नहीं होगी। अब ये कहते हुए वो अपने दाव फॉर्म्ड डेविल लोटस का यूज करता है, जो कि यहाँ पर उसके दाव विल से क्रिएट होती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक था। अब यहाँ पे ये डेविल लोटस को रोटेट कराने लगता है, जो कि धीरे धीरे करके इसी डोमेन की तरह एक्सपेंड करता है। और वांग लिन के जो कॉन्शियसनेस है ना, यानी कि जो उसकी माइंड पावर है, उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर रहा था और वांग लिन इस चीज को समझ आता है। अब यहाँ पे इसे लग रहा था कि इसने वांग लिन को सप्रेस कर दिया है, पर यहाँ पे गाइस तुम्हें पता है कि जब बात दाव की हो ना, वांग लिन को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि दाव के ऊपर इसकी जो पकड़ है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये ऑर्डिनरी कल्टीवेटर की तरह नहीं है कि बस जो लोग दूसरे के दिखाए गए पैथ को फॉलो करते गए। नहीं, अब यहाँ पे वांग लिन से कहने लगता है कि ठीक है, अब याद रखना कि तुमने ही यहाँ पे दाव को बैटल शुरू किया था और इसे खत्म मैं करूंगा। अब वांग लिन इमीडिएटली अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को एक्टिवेट कर देता है और यही उसका दाव का मैनिफेस्टेशन भी है। अब यहाँ वांग लिन के दाव मैनिफेस्ट को देखकर ये बंदा कहने लगता है कि तुम अभी फर्स्ट स्टेप के कल्टीवेटर हो और तुम अभी से ये कर पा रहे हो कैसे? तुम्हारा दाव विल कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है? यहाँ पे तभी जो जू फैंगयॉन है वो अपने डेविल लोटस को और तेजी से रोटेट कराने लगता है, लेकिन वांग लिन भी हार नहीं मानता, तो वो भी अपने रिवर सोल को कंडेंस करता है। लेकिन यहाँ पे सोल को कंडेंस करने के बावजूद भी अंडरवर्ल्ड रिवर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था और ये बंदा अपने फ्लेम के जरिए से हर एक चीज को जैसे बर्न करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। पर तभी वांग लिन निकालता है अपने कर्मा विप को और चला के मारता है और जैसे ही वो उस लोटस के ऊपर दे मारता है ना, तो उसके कुछ पत्ते बिखर जाते हैं और इसका बैकलैश यहाँ पे जू फैंगयॉन को फील होता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप का विप है। लेकिन इससे पहले कैसे जवाब मिल पाता, वांग लिन 3-4 बार कर्मा विप और चला देता है और इससे इसकी हालत खराब हो जाती है और इसका दाव जो है वो थोड़ा सा करप्ट होने लगता है। यानी कि वांग लिन के कर्मा विप का एक एक अटैक इसको कहीं ना कहीं इसके दाव को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था और इसी के चलते ये काफी दूर जा गिरता है। और तभी वांग लिन से कहता है कि पर कैसे, मेरा कल्टीवेशन लेवल तो इससे ज्यादा है, तो फिर कैसे ये कर सकता है? अब ये कहते हुए अपने बीस्ट को कंट्रोल करते हुए सीधा उसके जरिए से वो वांग लिन के ऊपर हमला करने चाहता है और कहता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। लेकिन वांग लिन उसे देखते साथ ही स्टॉप स्पेल का यूज करता है। अब गाइस यहाँ पे वांग लिन जैसे इसका यूज करता है ना, ये बंदा पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था और कहने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी वो शू लिग्यू से कहता है कि मुंह क्या देख रहे हो, जाके अपना काम करो। तभी शू लिग्यू सेलेस्टियल फोर्ट की सवारी करते हुए सीधा बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा जू आ चुका है और अब तुम सबकी खैर नहीं। बहुत बड़ा झटका लगता है और तभी वो कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है, जिसपे शू लिग्यू बताने लगता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूं यार और तुम बहुत ज्यादा खुश नसीब हो कि तुम मेरे जरिए से मारे जाओगे। मैं शू लिग्यू जिसके पास एंशिएंट स्वॉर्ड इनहेरिटेंस मौजूद है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि शू लिग्यू अपना
अपना कमाल दिखाते हुए ना यहाँ वहाँ ऊपर नीचे से हमला करके इस बीस्ट की बॉडी के परखच्चे उड़ा देता है, जिसके बाद शू ली उसके पीछे जाकर ना जंप करता है और सीधा जमीन पे वापस आते साथ ही बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह इसके आर पार हो जाता है। और यहाँ पे ये जो फाइनल स्ट्राइक थी ना शू ली क्योंकि ये जू फेंगन के होश उड़ा देता है। यहाँ पे शू फेंगन की बॉडी नॉर्मल हो चुकी थी लेकिन बहुत ज्यादा वीक, और वो ऊंचाई से नीचे गिरते हुए कहने लगता है कि पर कैसे, ये तो बस एक एक्सीलेंट का कल्टीवेटर है, आखिर कैसे। यहाँ पे जू ली उस बंदे का काम तमाम करते साथ ही वांग इनके पास आता है, कहने लगता है कि अरे मास्टर आपने देखा मेरा कमाल, लिटिल जू ली ने क्या कुछ नहीं कर दिया। हाँ, पर वांग लिन इसे देखते साथ ही अपनी बैग ऑफ होल्डिंग में रख लेता है। और यहाँ पे शू ली जो की सोच रहा था कि भाई यहाँ पे भाव खाऊंगा, सीधा बैग ऑफ होल्डिंग में पहुंच चुका था। वांग लिन अच्छे से जानता है कि भाई ये भाव बहुत खाता है, जितना ये काम नहीं करता उससे ज्यादा तो भाव खाता है। अब वांग लिन यहाँ से आगे बढ़ चुका था और उसका प्लान यही था कि मुझे कैसे न कैसे करके यहाँ पे जो बड़े बड़े टॉप के जो कल्टीवेटर्स है उनसे छिपे रहना होगा, क्योंकि सेलेस्टियल रियल्म में ट्रेजर्स के भीड़ में ना बड़े बड़े कल्टीवेटर्स हमेशा छोटे कल्टीवेटर्स को टारगेट करते हैं। लेकिन वांग लिन जानता है कि इंसान की फितरत से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें माउंटेन रीजन के अंदर एक दूसरे फ्रेगमेंट कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शन मौजूद था। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद थे और तभी यहाँ पे हम एक बंदे की आवाज को सुन पाते हैं जो कि अपने किसी साथी को बुला रहा था और कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ पास आके देखो, यहाँ पर एक सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। यहाँ पे हम 4 बंदों को देख पाते हैं जिनमें से एक ओल्ड लेडी भी थी और ये चारों यहाँ पर इस रिस्ट्रिक्शन को साथ मिलकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गाइस, ये जो बंदा जिसने किस जगह के बारे में इन्हें बताया इसका नाम युआन लिंग वांग है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पे है। जिसके बाद ये लोग जैसे तैसे करके इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ देते हैं और जैसे ही इन्हें एक केव का रास्ता दिखता है तो ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ना सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आंखों में इनकी लालच थी लेकिन अगले ही पल इनकी बस चीखने की आवाजें आती हैं और कोई बीस्ट जैसे इन्हें पल भर में ही सफा चढ़ कर जाता है। और तभी यहाँ पर हम एक रेड ड्रेस में लेडी को देख पाते हैं जिसका नाम गे होंग है और ये एक्सेंडेंट के बिल्कुल लेट स्टेज के पीक पे है। इस दौरान यहाँ पर ये जो लोग थे ना इन्हें एक बीस्ट जो है खा जाता है। तभी यहाँ पे वो लेडी बताने लगती है कि यार ये तो मामूली कल्टीवेटर्स है, इनके जरिए से मेरे हेवनली कोस्ट का पेट ऐसे तो कभी नहीं भरने वाला। तभी यहाँ पे वो जो दूसरा बंदा था जिसका नाम लियान था वो उससे कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन तुमने लगाए हैं इसके जरिए से काफी सारे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होके आ जाएंगे, तब क्या हुआ। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही इमीडिएटली वो उससे माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि आप गलत समझ रही है, मुझे तो जो गी फैमिली के हेड है उन्होंने खुद ऑर्डर दिया है कि मैं आपको असिस्ट करूँ, आखिर मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ। अब तभी यहाँ पे उस लेडी को ना वांग लिन की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और वो यहाँ पे खुद को छुपाते हुए कहने लगती है कि चलो मेरे हेवनली सोल के लिए ना और खाना आ चुका है, ध्यान रहे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ली युन भी उस रिस्ट्रिक्शन को वापस से फॉर्म कर देता है। वांग लिन दूर से ही इसे सेंस कर लेता है, समझ आता है कि ये कोई ट्रैप है, लेकिन वो फिर भी उस ट्रैप में उलझने के लिए पहुंच चुका था। यहाँ पे वांग लिन जैसे रिस्ट्रिक्शन के पास पहुंच जाता है तो उसे इसके अंदर सेलेस्टियल पावर की ऑरा भी फील हो रही थी, लेकिन जो ऑरा मैं फील कर पा रहा हूँ, जो सेलेस्टियल पावर मैं ट्रेस कर पा रहा हूँ, इसे रिमूव भी किया जा सकता है। वांग लिन इसे चेक करके समझ आता है कि जिसने भी इस रिस्ट्रिक्शन को लगाया है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, स्पेशली रिस्ट्रिक्शन में। अब गाइस ये बंदा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर रेनेगेड इमॉर्टल की स्टोरी में जब वांग लिन का रिस्ट्रिक्शन जो बिल्कुल एकदम पीक लेवल पे जाएगा ना, उसमें इस बंदे का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तो एपिसोड को जरा गौर से देखना। अब वांग लिन इस रिस्ट्रिक्शन के फ्लॉज को देख चुका था और वांग लिन ये भी समझ चुका था कि जिसने भी इस रिस्ट्रिक्शन को बनाया है ना वो कभी भी ऐसी गलती तो कर नहीं सकता, और वो भी इतना ऑब्वियस मिस्टेक ये तो कोई भी नहीं कर सकता। अब तभी यहाँ पे वो जो लेडी जिसको रिस्ट्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था वो यहाँ पे सोच रही थी, जो कि यहाँ पे हाइड थी कि आखिर के अंदर जा क्यों नहीं रहा। यहाँ पे तभी ली युआन देख के समझ आता है कि शायद इसे पता चल गया है कि मेरे रिस्ट्रिक्शन के पीछे का राज क्या है। और तभी वांग यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो लड़की कहने लगती है कि ली युआन आखिर क्या हो रहा है, ये लड़का ये वापस क्यों जा रहा है, इसे वापस बुलाओ, कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। ये कहते हुए जो गे होंग है ना वो इसके माइंड को कंट्रोल करती है, जिससे इसे काफी पेन होता है। भूलो मत, तुम्हारी लाइफ सोल इस वक्त मेरे हाथों में है, तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में और मैं जब चाहूँ इसे क्रश कर सकती हूँ। यहाँ पे ली युआन बहुत ज्यादा डर चुका था। तभी वो कहने लगती है, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। अब ली युआन बताने लगता है कि यंग लेडी प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा शातिर हो और वो ऐसे ही किसी ट्रेजर के लालच में किसी के पीछे पड़ना नहीं चाहता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसने रिस्ट्रिक्शन में फ्लॉज देख लिए हैं। हम एक काम करते हैं ना, हम इसे जाने देते हैं, हम किसी दूसरे बंदे को फंसा लेंगे। अब ये सुनकर गे होंग कहने लगती है कि आखिर तुम होते कौन डिसाइड करने वाले। तभी यहाँ पे एक तेज बिजली गिरती है और यहाँ इनका जो हाइडिंग रिस्ट्रिक्शन था वो पूरी तरीके से टूट जाता है और दोनों ही वांग लिन के सामने रिवील हो जाते हैं। वांग लिन यहाँ पे अपनी आंखें खोलता है और वही ली युआन जब वांग लिन का रिस्ट्रिक्शन के ऊपर इस कदर का इतने लेवल का कंट्रोल देखता है कि बस एक रिस्ट्रिक्शन के जरिए से इससे लिंक्ड दूसरे रिस्ट्रिक्शन के जो फ्लॉज है उसे ढूंढ लिया और उसे खत्म भी कर दिया। सच में ये बहुत ही कमाल का है और जो रिस्ट्रिक्शन के ऊपर इसकी जो नॉलेज है ना वो मुझसे ज्यादा कमजोर तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे ली युआन वांग लिन को देखते साथ ही समझ चुका था, लेकिन रेड रॉब पहनी ये लड़की ये कुछ ज्यादा ही उड़ने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि जरा इस लड़के को तो देखो, ये हमारे पास सीधा मरने के लिए चला आया। अब तभी वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वांग लिन अपने थंडर के जरिए से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो लेडी इमीडिएटली अपने उस फैन के जरिए से उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन वांग लिन कहता है स्टॉप,
और जिसके बाद इसका ही फैन इसकी तरफ थ्रो करके इसकी जान लेने वाला था। और तभी वो लड़की ली युआन को याद दिलाती है कि अगर मैं मर गई तो याद रखना तुम्हें छुटकारा फिर भी नहीं मिलेगा, तुम तो तब भी मरोगे। अब ये सुनकर ली युआन को ना चाहते हुए भी यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन को क्रिएट करना पड़ता है और वो उस फैन को रोक लेता है। यहाँ पे जिस रिस्ट्रिक्शन का इसने यूज किया था ना वो असल में 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन था और जैसे कि वांग लिन देखते साथ ही रिकॉग्नाइज कर लेता और कहने लगता है कि ये तो वही 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन है, एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो कि वांग लिन ने बहुत पहले देखा था और स्पेशली उसी सेलेस्टियल की केव में जहाँ पर कि वांग लिन को वो सेलेस्टियल बॉटल मिली थी जिसके अंदर सेलेस्टियल वाइन मौजूद थी। और भाई उसके एक बूंद से ही वांग लिन 1 साल की नींद तक चला गया था और उसकी कल्टीवेशन किस हद तक बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पे हम देख पाते कि वांग लिन उसे पाम प्रिंट का यूज करता है जैसे कि उसने इससे पहले भी काफी बार यूज किया था और 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन को एक स्ट्राइक से ही तोड़ देता है। यहाँ पे मिस्टर ली था वो अच्छे से समझ चुका था कि इसे इस 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है। अब तभी यहाँ पे वो लेडी हेवनली सोल को वांग लिन की तरफ छोड़ देती है, लेकिन वांग लिन यहाँ पे कार्मा वीक का यूज करते हुए इसे ट्रैप करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि ये जो हेवनली सोल है ये इसके सेलेस्टियल गहत को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और वांग लिन इसे मार के लिटा भी देता है और अपने पास रख भी लेता है, जो देखकर वो लेडी कहने लगती है कि ये तो हमारी फैमिली का एक ट्रेजर है जिसे कि हम हजारों सालों से नर्चर करते हुए आ रहे थे, आखिर तुम इसे कैसे रख सकते हो। यहाँ पे वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। यहाँ पे वो वांग लिन के ऊपर ना भड़क जाती है, जो देखकर वांग लिन कहता है कि खामोश। और तभी जैसे वो इसे निपटाने वाला था तभी यहाँ पे वांग लिन के सामने ली युन आ जाता है और कहने लगता है कि प्लीज सीनियर, मैं जानता हूँ कि यंग लेडी को नहीं पता कि सामने वाले के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन प्लीज हम पे रहम कीजिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ प्लीज। अब वांग लिन इसकी बातें सुन रहा था। अब गाइस वांग लिन को उसकी बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन जो टैलेंट उसका रिस्ट्रिक्शन में है ना उसके दम पर वांग लिन इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए इसको जिंदा रखा हुआ है। और खामखा यार सबने वांग लिन को बदनाम करके रखा है कि बस हाँ ये तो एब्सोल्यूट स्लॉटर करता है, कुछ नहीं देखता है। नहीं यार ऐसा नहीं है वो। अब यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि असल में इस सेलेस्टियल रियलम के अंदर ना एक हिडन रियलम है जिसके बारे में मुझे पता है, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक सेलेस्टियल टूल्स मौजूद है, एक से बढ़कर एक ओरिजिनल सेलेस्टियल स्पेल्स के साथ साथ जो ट्रेजर्स है वो भी मौजूद है। हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे और जो कुछ भी हमें मिलेगा आधा गे फैमिली के पास रहेगा और आधा आपका होगा। बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जिस पे वो लेडी जो कि एक नंबर की पागल है वो कहने लगती है कि वो हमारे गे फैमिली का सीक्रेट है, आखिर तुमने इसे कैसे बता दिया, ये तुमने सही नहीं किया, ए युआन तुमने ये ठीक नहीं किया। तभी यहाँ पे ली युआन कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, उसने मेरे रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया, उसने तुम्हारे हेवनली घोस्ट को भी सप्रेस कर लिया और उसे अपना बना लिया, वो कोई मामूली एक्सीडेंट कल्टीवेटर नहीं है। और अगर आज तुम्हें यहाँ पे कुछ हो गया तो जो हेड ऑफ द फैमिली का जो मिशन है वो यहीं पे अधूरा रह जाएगा। यंग लेडी आप ही जानती हो कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब वांग लिन यहाँ पे समझ चुका था क्योंकि यहाँ पे आने से पहले ऑलरेडी इसने देख लिया था कि इस लड़की के हाथ में इसका लाइफ सोल मौजूद था, जिसका मतलब ये मजबूर है और अपनी जान बचाने के लिए इसकी जान बचाना जरूरी है। लेकिन अभी अभी जो इसने कहा ना, जिस हिसाब से इसने एक्ट किया, ये लग ही नहीं रहा कि ये उस टाइप का इंसान है जो कि किसी के भी सामने ऐसे आसानी से सबमिट कर दे। और मैं कैसे इस बात को इग्नोर कर सकता हूँ कि इसे 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन आता है यूज करना, और वो भी इतने बेहतरीन तरीके से। ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकता। अब वांग लिन यहाँ पे प्लान बनाता है कि अगर इसके साथ वो जाता है ना और अगर उसे उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में कुछ भी नॉलेज मिलता है ना तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा सफर होगा। और वांग लिन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लान कर रहा था कि इसके साथ वो जरूर जाएगा। वांग लिन के जवाब का ये दोनों इंतजार कर रहे थे। तभी वांग लिन कहता है कि ठीक है मुझे ये डील पसंद है, लेकिन मुझे इस लड़की के सोल का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। अब वांग लिन ने ऐसी चाल चली थी ना कि सबके होश उड़ चुके थे। वो लेडी तो बदतमीजी पे उतर आती है, लेकिन तभी यहाँ पे जो ली युआन है वो आके आता है और कहने लगता है कि प्लीज प्लीज सीनियर आप इन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन आप बदले में मेरे सोल के पीस को रख सकते हो। पर वांग लिन तो भाई वांग लिन है, उसे जो चाहिए वो उसे भी रख लेता है और यहाँ पे जो नहीं चाहिए वो भी। यहाँ पे जैसे ही उस लड़की का सोल पीस रखता है ना तो वांग लिन पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है कि अब मुझे बताओ कहाँ जाना है। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी ये लोग वांग लिन के साथ चल देते हैं और 3 दिन बाद का हमें सफर दिखाया जाता है और ये लोग वांग लिन को एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जो कि इस पूरे के पूरे फ्रेगमेंट का एक एज है। ये मान लो कि एक बहुत बड़ा सा आइलैंड है और इसके आगे जो चारों तरफ जो समुद्र का पानी है ये असल में कोई थंडर लेक है और ये आइलैंड एक फ्रेगमेंट है। ऐसे यहाँ पर बहुत से ऐसे आइलैंड है जो कि बहुत से फ्रेगमेंट्स है और इन दोनों आइलैंड्स यानी कि दोनों को फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करने वाली जो चीज है वो है थंडर चेन्स। और इस वक्त ये लोग ना इस फ्रेगमेंट के बिल्कुल एज पे पहुंच चुके थे, यानी कि अब यहाँ से जो दूसरा थंडर फ्रेगमेंट मौजूद होगा ना वो शुरू होगा। तो वांग लिन यहाँ का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसे फील करके समझ जाता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वांग लिन आसपास के डिस्ट्रक्टिव ऑरा और साथ ही यहाँ की जो तहस नहस हुई जगह को वो देखता है ना तो उसे ख्याल आता है कि वो जो पाम स्ट्राइक था ना जो कि सेलेस्टियल रियलम के ऊपर गिरा था, जिसके चलते पूरा सेलेस्टियल रियलम ऐसे तबाह हो गया था। वांग लिन बस इमेजिन कर रहा था कि न जाने वो कौन सी ताकत होगी उस पाम स्ट्राइक में कि जिसके चलते सेलेस्टियल रियलम्स का ये हाल हुआ था। अब ये लोग थोड़ा सा आगे जाके रुक जाते हैं जहाँ पे ली युन बताने लगता है कि यहाँ से द थंडर लाइट लेयर शुरू होती है और यही इकलौता रास्ता है उस हिडन रियलम तक जाने का। और कहा ये चाहता है कि यहाँ पर ये जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा है ना, जो थंडर के अंदर डिस्ट्रक्टिव ऑरा है, इसके अंदर वो अनाइलेशन इंटेंट मौजूद है जिसके जरिए से थंडर रियलम कोलैप्स हुआ था। इवन के अगर कॉर्पोरल यंग स्टेज के जो कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर कोई गलत कदम उठाया ना तो उनकी बॉडी
बॉडी समेत उनकी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे पास गे फैमिली का थंडर वार्डिंग स्वॉर्ड है और इसके ऊपर सवार होकर अब जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, वो लड़की उसे धक्का देते हुए ना सामने अपने स्वॉर्ड को निकालती है और थंडर वार्डिंग स्वॉर्ड के ऊपर सवार हो जाती है। और फिर ली यूआन भी इस पर सवार होने जाता है, लेकिन सवार होने से पहले वो कुछ सोचने लगता है। तभी यहाँ पे वो इमीडिएटली उसके ऊपर पैर रख देता है, लेकिन यहाँ पे ली यूआन के साथ ये लेडी निकल जाती है और वांग लिन का वेट तक नहीं करती। अब यहाँ पे ये देखकर ली यूआन कहने लगता है कि यंग लेडी, आपका दिमाग खराब हो गया है, आखिर आप कर क्या रही हैं? आप जानती है ना वो कितना खतरनाक है। जिस पे वो कहने लगती है कि मैं बस उसे याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ की बॉस मैं हूँ और मेरे इस थंडर वार्डिंग स्वॉर्ड के बिना वो कभी भी यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। बेटा तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रही हो। यहाँ पे वांग लिन दूर खड़ा बस इसे देख रहा था और तभी वो लेडी कहती है कि अगर को मुझसे माफी मांग लेना तो बस मैं उसे आने दूं, लेकिन हाँ मुझे मेरा लाइफ सोल भी उससे वापस चाहिए। अब यहाँ पे ये लड़की बहुत होशियार बन रही थी, लेकिन अगले ही पल जैसे ये लोग देखते हैं ना आगे, तो भाई इनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वांग लिन यहाँ पे किसी कूल डूड की तरह ना स्वैग के साथ इस अनाइलेशन थंडर के ऊपर ना चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई मानो वो किसी जमीन पे चल रहा हो और भाई जहाँ जहाँ पैर रखता है वहाँ वहाँ कड़ाकेदार बिजली देखने को मिलती है। इन दोनों का यहाँ पे चेहरा देखने लायक था, स्पेशली उस लेडी की, और वो कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे ली यूआन कहने लगता है कि वो तो अनाइलेशन थंडर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा, और सरा देखो इस सीनियर की बॉडी के ऊपर हमें कोई इम्पैक्ट देखने को ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे मिस्टर ली वांग लिन को देखकर मन में कहने लगता है कि शायद ये वही बंदा है जो कि मेरे असली गोल को अचीव करने में मेरी मदद कर सकता है। लेकिन ये लेडी जो कि वांग लिन को देख रही थी, और वांग लिन इस लड़की को ना जरा भी भाव नहीं देता और यहाँ से निकल जाता है। अब तभी ये लोग भी वांग लिन को फॉलो करने लगते हैं और रास्ते में वांग लिन को एक गोल्डन ड्रैगन नजर आता है, जो देखकर सभी हैरान थे। और वांग लिन देखते ही समझ आता है कि ये कोई लिविंग क्रिएचर नहीं है और ये असल में एक एक्सट्रीमली प्रोफाउंड रिस्ट्रिक्शन का कोई मैनिफेस्टेशन है। और वांग लिन ये बात जो मिस्टर ली है उसे बता देता है। यहाँ पे तभी ली यूआन चेक करता है और वो पाता है कि असल में एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो कि थंडर सेलेस्टियल रियलम के एंटायर फ्रेगमेंट को ना एज अ बेस के तौर पे यूज कर रहा है। साथ ही जब वो और डीप में देखता है तो पता लगाता है कि एक सोल एंटिटी भी है जो कि इस रिस्ट्रिक्शन की आंख की तरह काम कर रही है, और ये दोनों ही चीजें आपस में मिलकर एक ग्रैंड एक्सटर्मिनेशन फॉर्मेशन को यहाँ क्रिएट कर रही है, जो कि सारी की सारी क्रिएशन को एक साथ रिफाइन कर सकती है। यहाँ पे ली यूआन समझ जाता है कि जिसने भी इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया है वो निर्वाणा क्लिंजर का कल्टीवेटर होगा। अब यहाँ पे तभी ये जो ड्रैगन था ना, ये आते साथ ही वांग लिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्योंकि वांग लिन की बॉडी सोल सब कुछ थंडर की बनी हुई है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो बहुत इजीली डॉज कर जाता है। लेकिन बाकी दोनों की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है और कहीं ना कहीं ये जो थंडर ड्रैगन था वो इनसे खेलना शुरू कर देता है। अब इस दौरान वांग लिन पता लगा लेता है कि गे होंग का यहाँ पे आने का एक रीजन है, लेकिन ये ली यूआन आखिर वो यहाँ तक क्यों आया है और आखिर क्यों वो उनके सारे सीक्रेट्स मेरे सामने रिवील कर रहा है। यहाँ पे इनका ये जो एनर्जी पोल से बना हुआ जो बैरियर था ना, उसे यहाँ पे ये ड्रैगन अपने मुंह से दबोच लेता है, लेकिन वांग लिन इनकी हेल्प करने नहीं चाहता क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर ली यूआन की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। और यहाँ धीरे धीरे करके ये जो बॉल था ना, ये क्रैक करना शुरू कर देता है। अब ये देखते साथ ही ली यूआन से रहा नहीं चाहता और वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिवील करता है, जिसके साथ ही वो अपने मन में कहने लगता है कि फाइनली इतने अरसे बाद मैं इसे यूज कर रहा हूँ। और तभी फाइनली वो स्वॉर्ड का यूज करता है काफी अच्छे तरीके से। वांग लिन देख पाता है कि गे होंग से ज्यादा ली यूआन इस स्वॉर्ड से कुछ ज्यादा ही फेमिलियर नजर आ रहा है, और ये जो स्वॉर्ड था ना, ये फुल स्पीड से यहाँ से दूर निकल जाता है। अब जैसे तैसे दोनों की जान बच जाती है और ली यूआन वापस से सेंसेस में आ जाता है और कहता है कि अभी अभी मुझे क्या हुआ। तब यहाँ वांग लिन देख पाता है कि अचानक से इस स्वॉर्ड का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका था और इसके अंदर से एक काफी टेरिफाइंग सी ऑरा भी रिलीज हो रही थी। अब इस दौरान ये ड्रैगन वापस से इनके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन वांग लिन दोनों की जान बचा लेता है, जो देखते साथ ही ली यूआन उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है ब्रदर सू, मैं आपकी इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। वांग लिन दोनों की जान बचाने के बाद यहाँ से जाने लगता है और मन में कहने लगता है कि ली यूआन आखिर तुम क्या छुपा रहे हो। अब यहाँ से कहानी 15 दिन आगे जाती है, यानी कि आधे महीने बाद की स्टोरी हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर फाइनली इतने दिन बाद ये लोग सेलेस्टियल ब्यूरियल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिवील कर रही थी। अब इस दौरान वांग लिन आगे बढ़ता है, लेकिन शू लिग्यू कहने लगता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर एक टेरिफाइंग सी ऑरा फील हो रही है किसी दूसरे स्वॉर्ड की। अब वांग लिन ली यूआन से पूछने लगता है कि आखिर ये जगह क्या है, जिसपे वो थोड़ा सा ऐसा ना सतर्क सा हो जाता है। बताने लगता है कि कहा यह जाता है कि जब सेलेस्टियल रियलम ऐसे कोलैप्स हुआ था ना, तो ये जगह असल में इन लोगों के लिए एक ब्यूरियल ग्राउंड बन गया, वो भी सेलेस्टियल ग्रैंड जनरल्स का। और वो सेलेस्टियल अपनी स्वॉर्ड के साथ यहीं पे आ गिरा और उसकी जो तलवार थी वो एक माउंटेन का रूप ले लेती है, जो कि यहाँ की हाईएस्ट पीक भी है। अब तभी यहाँ पे जैसे ही इसी के साथ ये लोग जमीन पे लैंड करते हैं और वांग लिन जानता है कि कुछ तो यहाँ पे अजीब सा उसे फील हो रहा है। अब इस दौरान जैसे ली यूआन कदम रखता है ना, उसके अंदर काफी सारी एनर्जी जाने लगती है। वो कहता है फाइनली आ ही गए हम। अब यहाँ पे गे होंग जैसे उसे देखती है ना, तो उसे कुछ याद आता है कि बचपन में उसने ऐसी एक फिगर को अपने एंसेस्टर हॉल में देखा था, और अपने ग्रैंडपा से जब वो पूछ रही थी कि आखिर ये क्या है, तो उसके ग्रैंडपा ने बताया था कि ये एक सेलेस्टियल सर्पेंट है, हमारे बीच इसके साथ कुछ नाते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली इसकी फैमिली को तो न जाने कब का पूरी तरीके से विलुप्त हो जाना चाहिए था। अब तभी प्रेजेंट टाइम में गे होंग कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब वांग लिन इसे मिस्टीरियस सा बिहेव करता हुआ देखकर अब यहाँ पे जो ली यूआन है उसकी तरफ देखता है, और यहाँ वांग लिन तभी इसके फोरहेड पर एंशिएंट स्लेव सील को देख
लेता है और वांग लिन को सील्स के बारे में सबसे बेहतरीन नॉलेज है और वो देखते साथ ही से रिकॉग्नाइज कर लेता है। यहाँ पे वांग लिन को पूरा माजरा समझ आ चुका था और थोड़ा सबर करो, आगे चल के तुम्हें भी समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे तभी जो गे होंगे वो अपनी तलवार तानते हुए कहती है कि आखिर तुम हो कौन। अब वो अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है कि मैं प्लेनेट अनाइलेशन की ली फैमिली का ली युआन हूँ, जो कि 37th जनरेशन का लास्ट डायरेक्ट हायर है, यानी कि उनका उत्तराधिकारी। और आज से ठीक 30,000 साल पहले एक सेलेस्टियल के रेमिनेंट सोल ने मेरे एंसेस्टर के ऊपर एक स्लेव सील लगाया। यहाँ पे वो उसकी तलवार को भी थाम लेता है और इस दौरान दिखने में लग रहा था कि वो पर्सन नहीं है ये जैसे कि अब तक हम देखते आ रहे हैं। जिसके बाद वो उस तलवार को देखकर कहने लगता है कि तब से लेकर आज तक हमारी ली फैमिली की जो ब्लड लाइन है वो डिक्लाइन करती हुई आ रही है और ये स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड के लिए हमने कौन सी कीमत चुकाई है तुम्हें क्या पता। इस स्वॉर्ड को फोर्ज करने के लिए हमारे क्लैन के आधे से ज्यादा मेंबर्स के फ्लैश एंड सोल्स का यूज किया गया है और इसी स्लेव सील को तोड़ने के लिए आज से 10,000 साल पहले मेरे एंसेस्टर ली जिंगलैन वो इस जगह तक पहुंच चुके थे, लेकिन तुम्हारे एंसेस्टर गु यूनफेंग। अब ये कहते हुए वो उसकी तरफ तलवार लेके बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि उन्होंने घात लगाकर उनके ऊपर हमला किया और फिर उस ट्रेजर को भी हड़प लिया और हमारे हाथ से सब कुछ चला गया। तभी वो लड़की कहती है कि एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हारी जो लाइफ सोल है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यहाँ पर ली युआन कहती है कि हाँ आगे बढ़ो और कोशिश करो। अब जैसे वो ये कहता है ना तो वो लेडी भी अपने पास से उसके सोल को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उसके पास से कुछ भी नहीं निकलता, जो देखकर यहाँ पे वांग लिन तक शॉक्ड था। और तभी ली युआन बताता है कि ये जगह जहाँ पर मेरे एंसेस्टर के ऊपर वो स्लेव सील लगाया था ना, मरने से पहले उन्होंने इंश्योर किया था ये जगह हमारे काम आए और यहाँ का हर एक पत्ता, हर एक माउंटेन, यहाँ तक कि घास के एक पतले तिनके को भी अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन के जरिए से कंडेंस किया गया है। और तुम्हारी फैमिली को ये लगता है कि मेरी लाइफ सोल को अपने पास रखने से तुम मुझे ट्रैप कर पाओगे, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि जब तक अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन के दायरे में तुम हो ना तब तक मैं अपनी लाइफ सोल को जितनी मर्जी चाहे उतनी बार तुमसे छीन सकता हूँ। तो लड़की कहने लगती है कि तुम भूल रहे हो, तुम एक कीड़े हो हमारे सामने, हमारी फैमिली ने तुम पे एहसान किया है, हम ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, मुझे मारोगे। हाँ तभी वो कहने लगता है कि आज तक तुम लोग मेरे साथ जो कुछ भी करते आए हो ना, ये सब कुछ तो मेरा प्लान का हिस्सा था। मैंने तुम्हारे ताने सहे, तुम्हारे लाते खाई ना कि तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मेरे प्रति एक रिस्ट्रिक्शन बन जाए। हर जगह मैंने अपना छाप छोड़ा ताकि तुम लोग मुझ पर कंप्लीट ट्रस्ट कर सको। तुम्हारे ग्रैंडफादर के अंदर धीरे धीरे करके मैंने इल्यूजनरी हार्ट रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया। अब यहाँ पे वो लड़की जैसे ये सुनती है उसके होश उड़ चुके थे, जिसके बाद वो बताता है कि ये सब कुछ करने के बाद ही, ये रिस्ट्रिक्शन प्लेस करने के बाद ही तो उन्हें यकीन हुआ और तभी तो आज तुम्हारे साथ मुझे यहाँ भेज दिया। और अब जबकि मुझे मौका मिल चुका है, मेरे पास ये तलवार भी है, तो मैं मेरे एंसेस्टर के अधूरे काम को पूरा करूंगा, इस स्लेव सील को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ब्लड को भी यूज करूंगा मेरे क्लैन को ऑफर करने के लिए, जिससे न सिर्फ मेरे क्लैन बल्कि मेरे जो एंसेस्टर हैं जो कि डेस्परेट हैं आजादी के लिए, उनको जब तुम्हारी सोल मिलेगी, तुम्हारा खून मिलेगा ना, तो उनकी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। सो यंग लेडी बताओ क्या तुम्हें अब सब कुछ समझ आया। ये कहते हुए वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे तान देता है और फिर वांग लिन की तरफ एक डेयरिंग सा लुक देता है। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था बंदा बहुत पहुंचा हुआ इंसान है। और गाइस इस सीन के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है, लेकिन वीडियो के एंड में हमें फॉर द फर्स्ट टाइम अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन ब्लैक लोटस को दिखाया जाता है और ये क्या कमाल का रिस्ट्रिक्शन है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। सो होमीज आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।